ब्रिगेडियर पायलट ने कहा कि देखो सिचुएशन अभी इतनी ख़राब नहीं है, वालोंग में हमने हार खाई है, लेकिन सेला की डिफेंस एक ऐसी डिफेंस है, अगर हम सेला को होल्ड कर सकते हैं तो हम चाइनीज़ फोर्सेस को आसाम के प्लेन्स में आने से रोक सकते हैं। अब दोस्तों जब इस तरीके की लड़ाई होती है, इट्स नॉट ओनली विनिंग द बैटल और ऑक्यूपाई करना इलाकों को, वो एक आसान काम है एक तरीके से, हालांकि दैट्स द मेन बैटल, लेकिन सबसे बड़ी जो बुनियादी रिक्वायरमेंट फ़ौज की आती है उसके बाद में आती है जब आप इलाके पे कब्जा कर लेते हैं उसको होल्ड किस तरीके से करें। नहीं तो वो लोग आगे कब्जा करते चले जाएंगे, पीछे फिर उस पर कोई कब्जा होता चला जाएगा, और अगर आपकी फ़ौजें जो विजयी फ़ौजें अगर पीछे से कट ऑफ हो जाए, उनकी रसद पानी पहुँचना वहाँ पर बंद हो जाए तो उनकी सस्टेनेबिलिटी ख़त्म हो जाती है ना। प्रॉब्लम जनरल थापर साहब के साथ यहाँ पे थी कि एक तरफ तो बोगी सेन आर्मी कमांडर साहब थे कि जो कि बहुत ही काइंड ऑफ ए रेकलेस डिसीजन लेते थे, और नमका चू पे 7 ब्रिगेड को जिस तरीके से उन्होंने लगाया था, एक दैट वाज वेरी रेकलेस डिसीजन। और दूसरी तरफ थे उनके सबॉर्डिनेट कॉल साहब जो कि बहुत ही आउट से ड्रामेटिक काइंड ऑफ आदमी थे, और हर एक सिचुएशन को आम सिचुएशन को भी क्राइसिस बना के और उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ाने में और गलत तरीके की इन्फॉर्मेशन देने में, इस तरीके से मतलब उसको काइंड ऑफ ए सेंसेशनल बनाने में मशहूर थे। तीसरी तरफ एक जनरल चौधरी साहब थे जो कि सदर्न कमांड के जीओसी थे, तो उन्होंने जनरल पायलट से कहा, ब्रिगेडियर पायलट से उस टाइम पे कहा कि भाई मुझे यहाँ पे तुमने पूना में छोड़ रखा है, मैं पूना में क्या करूँगा, मुझे भी उधर जाना चाहिए, मुझे भी लड़ाई में हिस्सा लेने दो, मुझे कोई हिस्सा करना। हर एक आदमी चाह रहा था अपने सिक्के चलाना उस टाइम पे। तो जनरल पायलट साहब ने कहा कि आप अभी दो आर्मी कमांडर तो 3 ही हैं, सेन साहब हैं और उधर सदर्न आर्मी में ये थे, ये ईस्टर्न आर्मी में सेन साहब थे, सदर्न आर्मी में चौधरी साहब थे, एंड आई थिंक वेस्टर्न आर्मी में जनरल श्री नागेश थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ओनली जॉब लेफ्ट फॉर यू इज़ द चीफ जॉब, दैट्स व्हाट यू कैन डू। बट अभी तो जनरल थापर हैं वहाँ पे, तो दैट वाज ऑफ कोर्स मजाक की बात, बट आई डोंट थिंक जनरल चौधरी एवर लाइक्ड इट, एंड प्रॉब्ली दैट वाज द रीज़न that once General Chaudhary became chief, General D.K. Parikh never became a lieutenant general, I think. But that apart, ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। फ़ौज में अगर आप रहते हो तो एक सैनिक के नाते ये आपका फ़र्ज़ बनता है, फ़ौज में ही क्यों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे आप सिविल में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, आप एक सैनिक के नाते या एक अच्छे इंसान के नाते आपका फ़र्ज़ बनता है कि सच बात को सच कहें और सच कहने से कभी ना डरें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे यकीन है दोस्तों कि आप एक अच्छे समाज की स्थापना कर पाएंगे। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन का भला कर पाएंगे। आपका शायद अपना भला कभी ना हो, लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर आप सच बात को सच कहते हैं, उसको तरीके से कहते हैं और लॉजिक के साथ उसको एक्सप्लेन करके कहते हैं, तो पीपल बाय इट। तो आपने अपने सच को इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि वो प्लेजेंट भी लगे और लोगों की समझ में आए। कई बार क्या होता है कि वो सच अगर समझ में नहीं है, आप उसको परिहास या उपहास के तौर पे अगर करते हैं तो उससे फिर समस्याएं पैदा होती हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा विकास साहब का, विक्रम साहब का, मीना शाह जी का, पूनम जी का, मोना जी का, जेवियर साहब का, गीता जी का और जयदीप साहब का। बिल्कुल सही बता, कुछ श्रोता अभी भी कॉल कर रहे हैं। बहुत आई थिंक मशहूर गाना है और मज़हर खान साहब के ऊपर फिल्माया गया है। जीना तमान जी ने उनसे शादी की थी और बहुत ही कम अवस्था में, कम आयु में मज़हर खान साहब की किसी बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई। लेकिन मज़हर खान की अगर एक जो उपलब्धि है, मुझे लगा बुनियाद सीरियल के अंदर जो उन्होंने काम किया था, दैट वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट रोल ही एवर प्लेड। दैट इज़ माई पर्सनल चॉइस एंड आई रियली लाइक्ड हिम एज एन एक्टर। हमारे यहाँ तो जब जैसा कि बताया कि जब देश आज़ाद हुआ था, कोशिश ये की जा रही थी कि फ़ौज के दांत तोड़ दिए जाएं और उससे काटने की शक्ति ना रखी जाए। ऐसा डर था हमारे पॉलिटिशियंस को कि कहीं जैसा कि पाकिस्तान में फ़ौज ने सत्ता पे कब्जा कर लिया था, कई मुल्कों ने जिनमें उसी टाइम पे आज़ादी हुई थी और फ़ौज ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था, कहीं ऐसा ना हो कि भारत में भी ऐसा हो जाए। इस डर की वजह से कोशिश ये की जा रही थी कि फ़ौज की जो बाइटिंग कैपेबिलिटी है, फाइटिंग कैपेबिलिटी, उसको ज़्यादा अच्छा नहीं बनाया जा रहा था, और यही शायद सबसे बड़ी विडम्बना रही हमारी। मैं आपसे बात करूँगा दोस्तों कि चाइनीज़ वार का इफेक्ट बाद में बहुत हुआ है। कहते हैं ना कि एक तरीके से जब एक बार लड़ाई में आप हार जाते हो तो आप एक तरीके गांव में कहावत है, गरीब की जोर वो सबकी भाभी होती है, फिर आपको सबकी बात सुननी पड़ती है जब लड़ाई में हार जाते हो। व्हेन यू आर टॉकिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, दैट इज वेयर यू मेक ए पॉइंट, दैट इज वेयर यू फोर्स एंड एनफोर्स योर पॉलिसीज ऑन योर अपोनेंट्स। तो जब हार हो जाती है, हार एक उस पर न लज्जा की तो बात है ही, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, और उस पर भी हम गौर करेंगे कि उसके बाद में क्या हुआ। ये भी जानकारी हम आपको लेकर के आएंगे इसी प्रोग्राम के ऊपर।
जैसा कि पहले बताया था हमारे विनीत गोयल साहब ने, इस बार फिर शायद आपका ब्रेक आ जाएगा जब तक हम बात करेंगे। लेकिन जब सेला पास एक ऐसी फॉर्मिडेबल जगह है जो तवांग वैली को और बोमडिला वैली को, इधर दिरांग वैली को सेपरेट करती है, तो अगर सेला पास को हमारी फौजें कब्जे में रख सकें तो कोई भी चाइनीज़ फौज जो सेला को बाईपास करके भी अगर वापस यहाँ पे आ जाती है तो उसको मेंटेन करना, सस्टेन करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता था, बिकॉज देन इट हैज़ टू बी एन एयरलिफ्ट। और एयरलिफ्ट में कोई आइसोलेटेड फौज चाहे कितनी, आफ्टर ऑल कितनी फौज वो वहाँ पे ला सकते हैं, तो अगर ज़्यादा फौज ले आए तो उसको सस्टेन करने के लिए उतने ही एफर्ट की भी जिम्मेवारी होती है। तो ये चीज़ एक बहुत ध्यान में रखने वाली बात थी। दूसरी तरफ जनरल पायलट ने कहा कि देखो, चुशूल के ऊपर जो लड़ाई लड़ी जा रही है, वहाँ पे लद्दाख के जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर है, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर, जहाँ पे दूसरा थ्रस्ट चाइना का गया था, नॉर्थ में काराकोरम से साउथ की तरफ तो चाइना ने काफ़ी विजय हासिल कर ली थी, लेकिन चुशूल की तरफ हमारी फौजें बहुत अच्छी प्रकार से लड़ रही थीं और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी बड़ी टक्कर दी थी। और उस चुशूल की बैटल का वर्णन मैं आज के प्रोग्राम में करूँगा। मैं लेके आया हूँ मरीन ड्राइव प्रोग्राम में। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। ब्रेक के बाद में हम फिर एक बार उपस्थित हैं आपके सामने, भारतीय सेना के इतिहास के कुछ चंद पन्ने लेकर, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन सत्य की बात करते हैं, हम सच बात करते हैं। कई बार तो जब हम भारत पाक लड़ाइयों की बात करते हैं तो हमारे पाकिस्तानी दोस्त मुझे कॉल करते हैं कि यार तुम पाकिस्तान के बारे में ऐसे बोलते हो। बात दोस्तों, हम एज ए मिलिट्री कमांडर ये हमारा फ़र्ज बनता है कि हम सच आपके सामने हाजिर करते हैं, कौन कैसे लड़ा। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको हम सत्य रूप से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन और भारत ऐसी कोई बात नहीं है। हम एक मिलिट्री कमांडर के नाते, एक सैनिक के नाते आपके सामने अपना प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं। यही हमारी कोशिश होती है कि आप जो भी सुने, अच्छा सुने, सत्य सुने, यही हमारी बात होती है। और यही शायद इस प्रोग्राम को आपका पसंदीदा प्रोग्राम बनाता है, क्योंकि हम बेबाक बात करते हैं, दिल से बात करते हैं, हम किसी प्रेजुडिस के ऊपर बात नहीं करते हैं। तो दोस्तों, 17 नवंबर चाइना वार की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि 20 अक्टूबर को जब लड़ाई शुरू हुई तो पहले 3-4 दिन में बहुत ज़्यादा हार का सामना करना पड़ा भारत को। नेफा के क्षेत्र में एक बैटलफील्ड था और ईस्टर्न कश्मीर, जो लद्दाख क्षेत्र जो रीजन है, उसके अंदर दूसरा बैटलफील्ड था। 2 जगह हमारी चीन से सीमा मिलती है और दोनों ही जगह पर आक्रमण हुआ। नमकाचू की लड़ाई के बाद में वालोंग पे हमें काफ़ी रिवर्सेस हासिल करने पड़े। उसके बाद में तवांग के फॉल के बाद में चाइना ने बहुत ज़्यादा परसू नहीं किया लड़ाई को आगे। क्यों? क्योंकि वो बिल्डअप करना चाहते थे अगले हमले के लिए। और अगले हमले को, जैसे मैंने बताया कि माउंटेन्स में ख़ास तौर से बिल्डअप करने में बहुत दम लगता है, बहुत रसद पहुंचानी पड़ती है, अम्युनिशन लाना है, आपको कपड़े लाने हैं, जो सोल्जर्स खाली, क्योंकि लड़ाई में जीता हारा कोई भी हो दोस्तों, ये बात बताता हूँ कि चाइना ने भारत से ज़्यादा नुकसान उठाया। जहाँ तक जानी नुकसान का सवाल है, भारत ने बहुत सारे सैनिक खोए, लेकिन चाइना ने कहीं ज़्यादा सैनिक खोए। हमारे हर एक सैनिक ने कम हथियार होते हुए, कम अम्युनिशन होते हुए और कपड़े भी नहीं थे उनके पास में उस हाई एल्टीट्यूड में लड़ने के लिए, उसके बावजूद भी हमारे जवानों ने एक ने 10-10 को मारा। तो लता मंगेशकर जी का गाना कई बार सुनते हैं, 10-10 को एक ने मारा फिर गिर के होश गंवा के। वो बिल्कुल सही वर्णन करता है उस लड़ाई का जो भारत और चीन के बीच में सन 1962 में हुई थी। और ऐसी हालत में जब मैं सोचता हूँ और जब मैं सुनता हूँ कि जनरल कौल साहब को हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो गई, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि कोर कमांडर के पास में बेस्ट ऑफ द क्लोज मस्ट हैव बीन गिवन, और देने भी चाहिए, क्योंकि उनको एक बहुत सोच विचार का और बहुत जिम्मेवारी का काम करना होता है। इसलिए हायर कमांडर के साथ में जब जो प्रिविलेजेस होते हैं अच्छे अच्छे, वो सब उनको मिलने चाहिए, क्योंकि उनके पास जिम्मेवारी बहुत होती है, अकाउंटेबिलिटी बहुत होती है।